Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. No two electron residing in the same atom can have all same four quantum number. ये स्टेटमेंट क्या है कि एक एटम के अंदर रहते हुए, एक सेम एटम के अंदर रहते हुए दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये कैसे होता है तो हम समझते हैं। तो क्वांटम नंबर के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है, जो कि एफएससी के अंदर भी और बीएससी के अंदर भी आता है। तो हम दोनों लेवल के लिहाज से डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एनर्जीज या एनर्जी लेवल कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं, या ऑर्बिट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी। कैसे एक्सप्लेन करता है, ये n की वैल्यू के साथ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि n इज इक्वल टू 1 होगा तो k शेल होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास कौन सा शेल होगा, l होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास m होगा, और n इज इक्वल टू 4 होगा तो हमारे पास n शेल होगा, और n इज इक्वल टू 5 होगा तो o शेल होगा। तो n जो छोटा n है, स्मॉल n है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा शेल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, सबसे पहली एप्लीकेशन कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर, किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करना है तो कैसे मालूम कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास 2n का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हमें तीसरे शेल के अंदर जानने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, तो हम करेंगे क्या, 2 × 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो m के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर या एनर्जी लेवल के अंदर आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली एप्लीकेशन अगर हम इसकी देखें तो अगली एप्लीकेशन जो है वो आएगी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट की हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हम कैसे मालूम करते हैं, -13.315 ओवर n का स्क्वायर है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हमें जो है एनर्जी मालूम करनी है सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, जिसकी मर्जी आप मालूम कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं 4 की मालूम करनी है। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है जी। तो कैसे मालूम करेंगे, यहां पर 4 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 को अगर इस पर डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो फोर्थ ऑर्बिट के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। और ये बात भी आपने नोटिस में रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन सारों की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी। तो इसलिए हम किस चीज़ से, फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, -13.315 ओवर n स्क्वायर। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो अगर मौजूद है तो हम उस नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर, जैसे फोर्थ के अंदर जो है हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम की है, वैसे आप एनर्जी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। और एक और चीज़ हम मालूम कर सकते हैं, वो क्या होगा, रेडियस जो है वो मालूम कर सकते हैं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट। ये आपने जो है ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर और बीएससी के अंदर भी आपने डिस्कस कर रखा है। अगर बीएससी वाले स्टूडेंट है तो बीएससी वालों ने भी डिस्कस कर रखा होता है, और अगर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है एफएससी वाले तो उन्होंने भी पीछे ये डिस्कस कर रखा होता है। क्वांटम नंबर से पहले ही टॉपिक्स आते हैं ये। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, जैसे हमने 5वें ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, तो आपने करना क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम जो है ये कांस्टेंट है, और उसके साथ n का स्क्वायर जो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5th ऑर्बिट का रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें जो है इससे मालूम की है कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट का पता हो तो उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n का स्क्वायर से, और अगर हमने एनर्जी मालूम करनी है तो हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो हम रेडियस मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
अब उसमें हमने ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया था, शेल को एक्सप्लेन किया था, लेकिन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के अंदर हमने ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, सब शेल भी कह सकते हैं। शेल जो है उससे छोटा जो यूनिट होता है उसे हम सब शेल कहते हैं, तो सब शेल भी कह सकते हैं या ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। हम बाज़ औक़ात इन्हें ऑर्बिटल्स कह देते हैं, लेकिन मेनली हम इन्हें सब शेल ही कह रहे होते हैं, जो कि कौन से होंगे, SPDF ही होंगे, ठीक है जी। और इनकी वैल्यू जो है वो कैसे मालूम करनी है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए हम L जो है उसकी वैल्यू लिखते हैं, और L कैसे लिखना है, L इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1, 2 और 3 मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर L इज इक्वल टू 0 होगा तो S सब शेल होगा, L इज इक्वल टू P होगा, सॉरी L इज इक्वल टू 1 होगा तो P सब शेल होगा, और L इज इक्वल टू 2 होगा तो D सब शेल होगा, और L इज इक्वल टू 3 होगा तो F सब शेल होगा। तो L की वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सब शेल होगा, ठीक है जी, ये अंदाजा हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल या ऑर्बिट, हम किस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि तीसरे ऑर्बिट के अंदर कितने सब शेल मौजूद है, तो जाहिर सी बात है अगर उसका नंबर तीसरा है तो उसके अंदर सब शेल भी कितने होंगे, और 3 ही होंगे। और यह भी बात आपने याद रखनी है कि हम जो है वो जो भी सब शेल होंगे वो स्टार्ट S से ही करेंगे, तो उसके अंदर अगर 3 सब शेल मौजूद है तो पहले S होगा, फिर P होगा और फिर D होगा, क्योंकि S वाला जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, P वाला थोड़ा सा ज्यादा दूर होता है, और D वाला और ज्यादा दूर होता है, और F वाला सबसे लास्ट में खड़ा होता है। तो सबसे पहले S आएगा, फिर P आएगा और फिर D आएगा। तो अगर हम तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तीसरे शेल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास 3 सब शेल होंगे, S, P और D होंगे। अगर हम चौथे शेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर S, P, D और F भी होंगे। अगर हम दूसरे शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने होंगे, S, P और D होंगे। सॉरी, अगर हम दूसरे की बात करें तो 2 ही सब शेल होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, S और P ही मौजूद होंगे। S से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है उसके लिहाज से नंबर ऑफ सब शेल बता देने हैं। समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, कि अगर n जो है वो 1 है, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो 1 ले रहे हैं, ठीक है जी, तो K शेल होगा, और K शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है जो कि क्या है, S सब शेल है, और वो क्या होगा, L इज इक्वल टू 0 वाला होगा, ठीक है जी। ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं ये स्टेटमेंट को, कि ये स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 2। अगर n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास कितने सब शेल आने चाहिए जी, हमारे पास 2 सब शेल आने चाहिए, और 2 सब शेल कौन कौन से होंगे, S और P। S के लिए L इज इक्वल टू 0 होगा, और P के लिए S इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और नंबर ऑफ सब शेल को हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हमने क्या करना है, किसी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, 2 × 2l+1 से हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे अंदाजा लगाना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे नहीं पता कि कितने होते हैं, आपने फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले से आपको आएंगे। आपने क्या करना है कि L की वैल्यू यहां पर कितनी है जी, D के लिए 2 है, ठीक है जी। तो 2 × कितना आ जाएगा 2, तो 2 × 2 कितना होता है 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। तो D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है जी। तो आपने इस तरीके से अंदाज़ा लगा लेना है। आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो आपने P के लिए L की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 पुट करना है, 2 × 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, +1 कितना हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P सब शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने अंदाजा लगा लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो आपने 2 को कैंसिल कर देना है, सिर्फ 2l+1 ही कर देना है, ठीक है जी। आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद है, तो आपने क्या करना है, 2 × L की वैल्यू कितनी है, इसकी 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 + 1, तो 5 इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ सब शेल एक ऑर्बिट के अंदर कितने होंगे वो हमने देख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सब शेल के अंदर, कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक सब शेल है, S है, P है, D है, F है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो हमने कैसे अंदाजा लगाना है, हम इस फार्मूले से अंदाजा लगाएंगे।
2 इंटू 2l+1 से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हमें जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जस्ट हमें क्या चाहिए है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, 2l+1 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हमने नहीं करना। क्लियर है? ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है आखिर में डिटरमाइन द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं जो है ना शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं। ठीक है जी। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के अंदर एस जो है जैसे स्फेरिकल होता है, ठीक है जी, पी डंबल शेप होती है, डी जो है वो डबल डंबल हो जाते हैं, 2 डंबल्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एफ जो है वो क्या होता है, ट्रिपल डंबल शेप होता है। इनकी जो शेप है वो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, आपको नज़र आ जाएगी कि डबल कैसे होते हैं और ट्रिपल डंबल कैसे होते हैं, और ये डंबल शेप कैसे होती है, ये स्फेरिकल कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। आगे हम किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है जी, वो जो सबशेल थे ना, अब सबशेल को हमने ऑर्बिटल्स भी कहा था। ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसकी क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। और एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। जैसे px एक ऑर्बिटल है, कोई सा भी रैंडम ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। s एक ऑर्बिटल है, कोई सा भी हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, सब के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि dx² - y², अब d का होने की वजह से हमने उसको प्रायोरिटी नहीं देनी कि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं, उसके अंदर भी अगर एक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो क्या कह रहा है कि मेन जो चीज ये एक्सप्लेन करता है वो ओरिएंटेशन, तरतीब बताता है कि वो जो ऑर्बिटल्स मौजूद है px, py और pz, एक p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब उन ऑर्बिटल्स की स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन या तरतीब बताएगा कि कहां कहां वो ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन होती है वो ऑर्बिटल्स की बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है जी। जैसे S जो है ना वो स्फेरिकल होता है और ऑल प्लेन्स के अंदर होता है। जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है जी, वो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है जी। जैसे आपने तरबूज देखा है, रमजान का महीना चल रहा है वैसे, कि रमजान के महीने में आपने तरबूज खाया होगा, तो तरबूज क्या होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही होता है। ठीक है जी। वो थोड़ा सा एलिप्टिकल हो जाता है, लेकिन वैसे आप उसको स्फेरिकल भी मान सकते हैं। तो स्फेरिकल क्या होगा, 3 डायमेंशनल जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं। और S जो है उस तरह की शेप होती है कि हर डायरेक्शन में होता है ये। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें P की बात करते हैं, तो ये डंबल शेप होते हैं। ठीक है जी। कौन सी शेप होती है इनकी, डंबल शेप होते हैं। px जो है, अब 3 ऑर्बिटल्स है इसके अंदर, p के अंदर। ठीक है जी। हमने फॉर्मूले की मदद से पीछे मालूम किया था। और px, py और pz होता है। px x एक्सिस पर होगा, py y एक्सिस पर होगा, pz z एक्सिस पर होगा। ठीक है जी। तो कैसे अगर हम बताना चाहें, यहां पर देखें आप कि x जो है ना वो हमने x एक्सिस, px जो है ना x एक्सिस पर ले लिया है, py जो है वो हमने y एक्सिस पर ले लिया है, और pz जो है वो कहां पर लिया है जी, z एक्सिस पर लिया है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो जस्ट क्या बताता है, स्पेस के अंदर ऑर्बिटल्स कहां कहां मौजूद होंगे, किस तरतीब के साथ जुड़े होंगे। ठीक है जी। स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, तरतीब बताना। ठीक है जी, कि किस डायरेक्शन के अंदर वो लगे हुए हैं। तो अगर px की बात कर रहे हैं तो वो x एक्सिस पर लगा हुआ है, ये वाला x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। px x एक्सिस पर लगा हुआ है, py जो है y एक्सिस पर लगा हुआ है, और pz जो है वो z एक्सिस पर लगा हुआ है। तो उसकी सिर्फ तरतीब यानी डायरेक्शन जो है वो जस्ट बता रहा है। ठीक है जी। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं d की, तो D की अगर बात करें तो डबल डंबल शेप होता है। डबल डंबल अभी देख लेते हैं कि डबल डंबल कैसा होता है। ठीक है जी। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, yz, zx, और आगे क्या होता है, dx² - y² और dz² होता है। इसको आपने याद कैसे रखना है, मैं आपके नीचे एक फॉर्मूला बनाता हूं। ठीक है, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। उसमें कैसे करना है आपने कि x, y और z आपने लिख लेना है। ठीक है जी। पहले आपने xy को dxy हो गया। ठीक है जी। फिर आपने x को छोड़ देना है, आगे वालों को ले लेना है। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, yz आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे xyz आप और एक और लिख लें, चले। ठीक है जी। तो फिर क्या आ जाएगा, पहले dxy आ गया, dyz आ गया और dzx आ जाएगा।
ठीक है जी। बस एक एक करके आपने छोड़ते जाना है और आगे जो है ना एक एक मिलाते जाना है, तो आपके 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। फिर आपने उन सब को छोड़ देना है आगे, मतलब आगे वालों को आपने अब यूज नहीं करना। अब स्टार्ट से फिर दोबारा शुरू करें, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक रह गया क्या चीज, डी जी स्क्वायर। तो पांचों ऑर्बिटल आपको ट्रिक आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है जी। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। अब इन 5 ऑर्बिटल्स की शेप्स देखें आप, ठीक है जी। डी एक्स वाई है ये, या वाई जी हम कह देते हैं। डी एक्स वाई कहां पर है, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जी एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जी स्क्वायर है। इसके अंदर एक छोटा सा जो है पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो छोटा सा पॉइंट ये है कि जब हम डी एक्स वाई वाई जी जी एक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी डबल डंबल होगा वो बिटवीन द लाइंस होगा, बिटवीन द एक्सिस मौजूद होगा, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं या इसकी बात करते हैं, तो सब के अंदर जो डंबल्स होंगे वो एक्सिस के दरमियान में मौजूद होंगे। और अगर हम स्केयर्स की बात करते हैं तो स्केयर्स में क्या होगा, डंबल जो है वो एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो जी के ऊपर जो है वो डंबल आ गया है, तो ये डबल डंबल जो है हमारे पास होगा। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डबल डंबल है, और यहां पर जो है ना वो क्या है कि एक जो है वो एक्स के ऊपर आ गया है और एक जो है वाई एक्सिस के ऊपर आ गया है एग्जैक्ट, ठीक है जी। तो जो एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं उन्हें हम स्केयर से डिनोट करते हैं, और जो एक्सिस के दरमियान में रहते हैं, जैसे डी एक्स वाई जो है एक्स और वाई के दरमियान में हो गए, दोनों डंबल्स जो है वो एक्स और वाई के दरमियान में होगा, ठीक है जी। और अगर हम डी वाई जी की बात करते हैं, वाई और जी के दरमियान में दोनों डंबल्स मौजूद होंगे। डी जी एक्स की बात करते हैं तो जी और एक्स के दरमियान में दोनों डंबल्स मौजूद होंगे। लेकिन जब हम स्केयर्स की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं, डी जी स्क्वायर की बात करते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर एक्स और वाई के ऊपर, एक्सिस के ऊपर जो है वो डंबल्स मौजूद होंगे, और जी स्क्वायर के अंदर जी के ऊपर जो है वो क्या होगा, डंबल मौजूद होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने देखना है ना। उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करते हैं जी, स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को आप लिख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट वाले सबशेल की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, उसमें आप जो है वो मोबाइल डाटा जो होता है ना उसकी साइन की तरह आप बनाते हैं कि एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लाइन जो है वो लगाते हैं, ठीक है जी। अगर उसको सही तरीके से लिखेंगे ना, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला साइन होता है वो, ठीक है जी। वो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला साइन आपने उठा के सीधा करके लिख दिया है। अब वो क्या होता है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर जो मौजूद है उसकी आप बता रहे होते हैं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एटम जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सेम एज इट इज रिवॉल्व कर रहे होते हैं जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे जमीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो वो सूरज के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है जी। वो सूरज फॉर एग्जांपल है तो उसके अराउंड भी रिवॉल्व करती रहेगी, ठीक है जी, और साथ में अपने एक्सिस के गिर्द भी क्या करती रहेगी, रिवॉल्व करती रहेगी, ठीक है जी। तो दोनों मूवमेंट कर रहे होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रिवॉल्व करता है, वो न्यूक्लियस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, और वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है। अब अपने एक्सिस के गिर्द जो रिवॉल्व करना है उसका, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव 1/2 या नेगेटिव 1/2। क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा, आपको बेहतर पता है कि जैसे यहाँ पर घड़ी रखी हुई है, हमने किस तरीके से, अगर ये वाली रोटेशन है तो यहाँ पर देखें 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे घड़ी होती है, ठीक है जी। तो ये कौन सी रोटेशन होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और अगर हम क्या करें, वापस उल्टा शुरू कर दें, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो उल्टी अगर घड़ी चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, सीधी घड़ी चल रही है तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो है ना हम एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर, जैसे देखिए यहां पर दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर, एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसका पॉजिटिव स्पिन होगा, पॉजिटिव हाफ कह सकते हैं या 1/2 कह सकते हैं,
और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका क्या होगा, नेगेटिव में स्पिन होगा, -1/2 इसका होगा। ठीक है जी। तो जैसे अब मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। तो इसको आपने ऊपर से देखना है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, ऊपर से देखना है या नीचे से देखना है, उसके लिहाज से आपने देखना होता है यहां पर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से देखते हैं। अब नीचे से देखेंगे तो इसको ऊपर कर देंगे, ऐसे इस तरह कर देंगे। नीचे से देखेंगे तो ऐसे लगेगा हमें। ठीक है जी। और ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा, +1/2 होगा। अगर इसको नीचे से देखेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। और इस तरीके से कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है जी। आप नीचे से देखना है, नीचे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर नीचे से देखेंगे तो ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, और इसको मैं इस तरह कर दूंगा तो ये कौन सा है जी, क्लॉकवाइज है। अगर इसको देखें तो ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी। और इसको मैं सीधा कर दूं तो ये कौन सा रोटेशन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज के लिए +1/2 आ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब लास्ट में, शुरू में हमने एक स्टेटमेंट बोली थी कि 2 इलेक्ट्रॉन के पास कभी भी सेम जो है क्वांटम नंबर्स 4 नहीं हो सकते एक एटम के अंदर रहते हुए। पहली बात, अगर हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल ही चेंज कर देते हैं। जब ऑर्बिटल चेंज होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर सी बात है px और py चेंज हो गया है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात है बाकी क्वांटम नंबर चाहे सेम हो लेकिन एक तो चेंज हो गया ना। ठीक है जी। लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम क्या करते हैं, अब पहली प्रोबेबिलिटी जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिहाज से तरतीब से डिस्कस कर लेते हैं। चले, ठीक है जी। पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिहाज से, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1s के अंदर है और एक जो है ना 2p1 के अंदर है। अब जाहिर सी बात है एक 2 के अंदर है और एक 1 के अंदर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया। बाकी इलेक्ट्रॉन चाहे बाकी क्वांटम नंबर चाहे सेम हो लेकिन एक तो चेंज हो गया ना। अब दूसरी चीज हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं कि एक 2s के अंदर है और एक 2p के अंदर है। अब जाहिर सी बात है एक p सब शेल के अंदर है, एक s सब शेल के अंदर है, तो दोनों के अंदर जो है ना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं एक 2px के अंदर और एक 2py के अंदर है। अगर सेम स्पिन है फिर भी, ठीक है जी, चाहे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा 2 होगा। ठीक है जी। px और p अब दोनों के अंदर p सबशेल है तो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन इसका कौन सा क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ओरिएंटेशन यानी स्पेस के अंदर तरतीब बताता है। एक px पर होगा और एक py पर होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल के अंदर डाल देते हैं। 2px के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। इसका अब दोनों इलेक्ट्रॉन 2 के अंदर है, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। दोनों का सबशेल p है तो दोनों का जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की पावर l = 1 होगा। दोनों x के अंदर है तो दोनों का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो भी सेम रहेगा, चाहे वो +1 है या +2 है, जो मर्जी है, दोनों का सेम है क्योंकि दोनों px के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन दोनों की सेम है, लेकिन 2px के अंदर रहते हुए हम इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, कभी भी दोनों को सेम डायरेक्शन में नहीं लिखते। जैसे ही हम जो है ना अपोजिट ओरिएंटेशन के अंदर लिखते हैं तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है। तो बाकी 3 क्वांटम नंबर सेम रहे लेकिन एक क्वांटम नंबर तो चेंज हो गया। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर, एक ही एटम के अंदर रहते हुए कभी भी उनके 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं रह सकते। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।